कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं SPMIT GT रोड कौशाम्बी, सिटी ऑफिस विनायक टावर MG मार्ग इलाहाबाद। AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations. अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम। जैविक खेती पर अन्नदाता की विशेष प्रस्तुति। दुधारू पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका का निदान। कद्दू वर्गीय फसलों में समसामयिक प्रबंधन कार्य। जैविक खेती या जैविक उत्पाद जैसे नवीनतम लोकप्रिय शब्द किसने नहीं सुने होंगे और इसकी आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों? किसान भाइयों, कई वर्षों से अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों और दवाओं के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता में गिरावट आई है और फसलों से उपज बढ़ाने के लिए दिनों दिन रासायनिक उर्वरकों और दवाओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इन फसलों से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग करने से न केवल मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है बल्कि जीव जंतुओं का भी जीवन प्रभावित हो रहा है। इसीलिए एक बार फिर पुरानी परंपरागत कृषि पद्धति को रुचि लेकर के आगे बढ़ाने की जरूरत है। जैविक कृषि है क्या और ये कैसे अंतर रखती है अधिक प्रचलित एवं विस्तृत रूप से अपनाई जाने वाली आधुनिक कृषि से? क्यों ना आप खुद ही देखें जैविक खेती है क्या और इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त करें। किसान भाइयों, जैविक खेती देशी खेती का उन्नत तरीका है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों, वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग नहीं करके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र एवं प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीड़ों, जीवाणुओं एवं जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीड़ों एवं बीमारियों से बचाया जाता है। अतः ये बोल सकते हैं कि जैविक खेती कुछ भी नहीं है बल्कि उत्पादन की एक वैकल्पिक प्रणाली है, जिसमें किसी प्रकार से कृषि, बागवानी, पशु व मत्स्य उत्पादन प्रणाली में कोई भी रासायनिक उर्वरक, रोग एवं कीटनाशक या कोई भी नकली या बनावटी उत्पाद, वृद्धि नियामक तथा शक्तिवर्धक उत्पाद आदि संसाधनों के प्रयोग के बिना जीवित मृदा को बिना नुकसान पहुंचाए खेती करते हैं। ये कार्य नया नहीं है बल्कि पूर्व में हमारे पूर्वज इस प्रकार की खेती करते थे। आज भी जैविक पद्धति द्वारा देश में बहुत सी अलग अलग परिस्थितियों जहां सामाजिक उत्थान नहीं हुआ है, पिछड़े, पहाड़ी, घाटी तथा आदिवासी वाले क्षेत्र आदि में अपनाई जा रही है।
तथा वे लघु व सीमांत किसान जो रासायनिक लागत पर लगने वाले खर्च को वहन करने में असमर्थ है, वे भी इस विधि से ही खेती करते हैं। अब बात करते हैं जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है। कई वर्षों से अंधाधुंध एवं अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों व दवाओं के प्रयोग से पारिस्थितिकी तंत्र को काफी क्षति हो रही है। मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, अम्लीयता, क्षारीयता, विषाक्तता बढ़ रही है। खराब जल निकास की समस्या, भूमि सतही व सतही पानी का प्रदूषण, पर्यावरण का प्रदूषण आदि समस्याएं हैं। सबसे ज्यादा उपयोग लिए जाने वाले खाद्य पदार्थों जैसे सब्जी, फल, दूध, मछली के साथ पीने वाले पानी में रासायनिक रोग एवं कीटनाशी तत्वों की मौजूदगी देखी जा रही है। कुछ सघन कृषि क्षेत्र जैसे गंगा के मैदानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में ऐसी समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। परिणाम स्वरूप मानव स्वास्थ्य पर घातक विपरीत प्रभाव के साथ साथ पशु स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है, जो कि भयभीत करने वाली बात है। इसलिए विकसित देश जैसे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका के लोग रासायनिक उत्पादित उत्पादन के प्रति सचेत होकर बहुत कम उपयोग कर रहे हैं। इसलिए एक बार फिर दोबारा पुरानी पारंपरिक कृषि पद्धति को रुचि लेकर बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसे हम अभी जैविक खेती के नाम से जानते हैं। इसमें कोई शंका नहीं कि हमारे किसानों के लिए ये सुनहरा अवसर है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय परियोजना जैविक उत्पादन 2001 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना जैविक उत्पाद राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की गई। जैविक खेती के अंतर्गत विभिन्न क्रियाएं या कृषि उद्यम जैसे फसल उत्पादन, डेयरी, सजावटी फसलें, उद्यानिकी व मसाले वर्ग, मत्स्य पालन में छोटी मछली, मधुमक्खी पालन, हाईटेक अर्थात उन्नत तकनीकी कृषि और इसके अतिरिक्त रेशा वर्गीय फसलें जैसे कपास, दाल, तिलहनी, खाद्यान्न, सब्जी, फल, हर्बल उत्पाद और साथ में पशुधन जैसे सूकर, भेड़ बकरी, मुर्गी पालन और अन्य पक्षी जैसे बटेर, बत्तख, गिनी फाउल इत्यादि सारे जैविक उत्पाद की श्रेणी में आते हैं। न केवल रोजमर्रा में प्रयोग किए जाने वाले उत्पाद बल्कि उत्पादन कार्य में लगने वाले निवेश के साथ साथ दुधारू पशु तथा मत्स्य का आहार भी जैविक होना चाहिए। इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप निश्चित या सीमित उत्पाद का ही उत्पादन करें, बल्कि आपके उत्पाद हेतु क्षेत्र विशेष की स्थिति, बाजार की मांग एवं उपलब्ध निर्मित संसाधन इत्यादि बातों पर निर्भर करती है। आप कोई भी एक उत्पाद क्रियाविधि या समायोजित उत्पादन या क्रियाविधि को अपनाकर अपनी उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं जैविक खेती कौन कर सकता है। जैविक उत्पादन या खेती कोई भी किसान या किसानों का समूह, संस्था या कंपनी या एनजीओ, खाद्य प्रसंस्करण, खुदरा विक्रेता या सरकारी संस्था कर सकती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कोई भी अकेले या समूह या संस्थाएं जो इसके आधार से मेल रखते हों, जैसे पूरी उत्पादन या प्रसंस्करण प्रक्रिया के दौरान कठोरता से इसकी आज्ञा का अनुपालन किया हो, जिससे राष्ट्रीय जैविक मानकों के अनुसार उत्पाद एवं उत्पादन तैयार होना चाहिए, जो कि सरकार द्वारा निर्देशित हो। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि सभी संस्थाएं एवं प्रमाणीकरण एजेंसियां अपना स्वयं का मार्क एवं लेबल रखती हैं। वह उनकी गारंटी एवं प्रमाणीकरण का स्तर विकसित देश जैसा परिलक्षित करते हैं। निर्देशित मानकों के अनुसार तीसरी पार्टी स्वतंत्र रूप से खेत, फैक्ट्री, गोदाम की जांच करती है। इस जांच प्रक्रिया के सही पाए जाने पर ही प्रमाणीकरण संस्था द्वारा या 100% जैविक खेती हेतु लोगो या लेबल देती है। जो भी अनुशंसित जैविक खेती की तकनीक है, उसके अंतर्गत भूमि की तैयारी से लेकर उर्वरता प्रबंधन, बीज एवं पौध चयन, बीजोपचार, कीट रोग, खरपतवार प्रबंधन, कटाई, गहाई के उपरांत प्रबंधन सही प्रकार से अनुपालन करने हैं, जिससे कि भारतीय जैविक उत्पाद को बढ़ाया जा सके। इस उद्देश्य हेतु राज्य के जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत नोडल एजेंसी कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ निर्यात विकास संस्था अर्थात एपिडा ने राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्था खोल रखी है। किसान भाइयों, जैविक कृषि के क्रमबद्ध श्रृंखला में कल का अंश देखना बिल्कुल न भूलें।
किसान भाइयों, अगर आप दुधारू पशुओं का पालन करते हैं तो इन पशुओं को स्वस्थ रखकर ही इस व्यवसाय को सफल बना सकते हैं, क्योंकि दुधारू पशुओं में कुछ बीमारियां ऐसी आती हैं जिससे पशु खाना पीना बंद कर देते हैं और उनकी उत्पादकता प्रभावित हो जाती है। तो किसान भाइयों, आज हम जिस बीमारी पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है दुधारू पशुओं की प्रमुख बीमारी खुरपका एवं मुंहपका, जिस बीमारी के लक्षण और निदान पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के डॉक्टर हर्षित वर्मा। आज मैं आप जिस विषय में बात करने जा रहा हूं वो विषाणुयुक्त रोग है, जिसको हम खुरपका मुंहपका कहते हैं, इंग्लिश में फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। तो ये रोग ज़्यादातर जो खुर वाले पशु होते हैं उनमें ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि। और इसके अलावा जंगली जानवर जैसे हिरन वगैरह में भी पाया जाता है। इस रोग ज़्यादातर ये रोग गांव में ज़्यादातर होता है और गाय के ही साथ वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है ये रोग ज़्यादातर। और इस रोग की रोकथाम जो कारण है, जो बिना बहुत छोटा सा कीड़ा होता है जिसको आंखों से नहीं देखता, जिसे हम विषाणु कहते हैं, वायरस कहा जाता है। ये ज़्यादातर बरसात के टाइम में रोग उत्पन्न होता है और ये जानवरों को क्षतिग्रस्त करता है। कारण के तरीके से, जैसे कारण की बात करी जाए तो कारण ऐसे हो जाते हैं कि जो लक्षण है, कारण मतलब लक्षण जैसे उसके जीभ पे छाले आ जाएंगे छोटे छोटे, उसके होठों पे छाले आ जाएंगे, जीभ के नीचे छाले आ जाएंगे, और जो मसूड़े होंगे जानवर के उसमें छाले हो जाएंगे, जो खुर होगा उस पर छाले हो जाते हैं। और छाले जो छोटे छोटे से दाने होते हैं वो बाद में एक दूसरे से मिलकर एक बड़ा घाव बना लेते हैं। अक्सर देखने को मिला है कि ये घाव जब खुरों के बीच में होता है तो जानवर को अगर मिट्टी वगैरह में ले जाता है तो मिट्टी के साथ साथ कीड़े वहाँ पे पनप जाते हैं, जो कि बहुत दर्दनाक हो जाता है जानवर के लिए। और बुखार आ जाता है इनमें जानवरों को। जानवर दुधारू जो पशु होता है उनका दूध सूख जाता है। गाय अंततः नहीं मरती, लेकिन दुधारू पशुओं में दूध सूख जाता है ज़्यादातर, और खाना पीना छोड़ देता है। और क्योंकि फिर इसके मुंह में छाले निकल आते हैं, जिसके बाद एक लार टपकती रहती है, जिसके बाद वो जानवर खा नहीं पाता है। तो ये लक्षण जो बताएं, इसके बाद सावधानियां किस तरीके से बरती जा सकती हैं। जैसे आपने देखा कि छाले निकल आए, ये छाले मुंह में आ गए हैं या होठों पे आ गए हैं, मसूड़ों पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो पशु चिकित्सक से संपर्क करें। और अगर आपका पशु चिकित्सक दूर है तो सबसे पहले आप क्या करिए कि नीम और पीपल के छाल को उतार के काढ़ा बना के उसके छालों पे लगाइए 3 से 4 दिन, 2 से 3 दिन, 3 टाइम दिन में लगाइए 3 से 4 दिन तक। उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। दूसरी चीज़, जो खुरों के अंदर दाने मिल गए हैं खुरों के बीच में, उसको फिनाइल में पानी में फिनाइल मिला के उसे धोइए, उससे आराम मिलता है। तीसरी चीज़, जब मुंह में और जीभ में आप छाले देख रहे हैं तो 1% फिटकरी का घोल बना के पानी में उससे बार बार जीभ को धोइए। धोने से क्या 2-3 दिन के बाद छाले थोड़े से कम हो जाते हैं। और इसका एक ही निदान है, टीकाकरण 6 माह के पशुओं में बरसात होने से पहले टीकाकरण कराना अनिवार्य है, और इसको हर 6-6 महीने में रिपीट करा जाता है। अब सावधानी की बात करी जाए तो सावधानी ऐसी है कि जिस पशु को ये रोग दिख रहा है, जिस पशु में, उसे तुरंत वहाँ से अलग कर दिया जाए सारे पशुओं से, और एक खुली हवा में रख के इसका जो मैंने घरेलू उपचार बताएं वो करा जाए और पशु चिकित्सक से मिला जाए। दूसरी चीज़, जो भी आदमी जानवर को छू रहा है वो रोग ग्रसित जो जानवर है उसे छूने के बाद हाथ धोए, ताकि दूसरे पशु में ये रोग संक्रमक ना हो सके। हम सब इन सब चीज़ों का सावधानियों को बरतते हैं तो हमारे जानवर स्वस्थ रह सकते हैं। और छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम अगर टाइमली हम लोग देख सकते हैं और पहचान सकते हैं बीमारी को, और ये सावधानी बरत सकते हैं, तो जानवर अपना सही तरीके से निदान पा सकता है रोग से। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में। अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत इस समय लौकी, तरोई, करेला इत्यादि की फसलें बड़े क्षेत्रफल पर देखी जा सकती हैं, जिसमें इस समय फूल और फल बनना प्रारंभ हो गया है। तो फलों की अच्छी गुणवत्ता और उपज के लिए फसल में कौन कौन से प्रबंधन किए जाएं, आइए जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के वैज्ञानिक डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह से। किसान भाइयों, इस समय आपके खेत में विभिन्न प्रकार की कद्दू वर्गीय सब्जियां लगी होंगी, तो विशेषकर इस समय ये ध्यान रखना है कि आपकी कद्दू वर्गीय सब्जियों में जो है पोषक तत्व की कमी ना हो और नमी की कमी ना हो। किसान भाइयों, अगर आपने फसल को ड्रिप इरिगेशन पे बो रखा है तो ये पौधों के लिए बड़ा लाभकारी है, क्योंकि जो ड्रिप इरिगेशन का जो सिद्धांत है उसके द्वारा आप पानी भी दे सकते हैं और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व भी दे सकते हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो किसान भाइयों ने अगर नाली में बो रखा है तो ये बहुत ही उचित तरीका है। नाली के एक तरफ अपनी पौध को लगा सकते हैं और पौध का जो बाकी बेल वाला हिस्सा है उसको आप ज़मीन पर कर सकते हैं। और जो नाली है उसमें अगर पानी की कमी होती है तो उसमें पानी को समय समय पर चलाते रहें, जिससे उसकी नमी जो है उसके अंदर बनी रहे। नमी की वजह से जो है उसमें पौधों में वृद्धि भी होती है और उसके फल में जो है वो एक उचित स्वाद बना रहता है। अन्यथा पानी कम होने पे जो है उसमें कड़वापन आ जाता है। तो जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, लौकी है, चाहे वो करेला है, खीरा है या ककड़ी है, तो इन तरह की सब्जियों में समय समय पे पानी अवश्य करते रहें, देते रहें। और इसके अलावा बीच बीच में अगर आवश्यक हो तो यूरिया की मात्रा का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा बाज़ार में कुछ घुलनशील खादें उपलब्ध हैं, जिसमें कि 19-19-19 NPK है और इसका फोलियर स्प्रे भी किया जा सकता है और इसके छिड़काव से जो है पौधों की ग्रोथ भी होती है और फल भी बनने की प्रक्रिया तेज़ी से होती है। ये सारी सब्जियां जो हैं वो परपरागित हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के कीटों द्वारा इनमें परागण की प्रक्रिया की जाती है। तो ये विशेषकर ध्यान रखें कि इस समय परागण उचित हो, जिससे कि फल उसमें बनने की तरीका जो है वो आसानी से, उसमें फल आसानी से बन सके। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि इस समय कीड़े भी आते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो बहुत अंधाधुंध हमें रसायनों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कीड़े अगर मर जाएंगे तो इनका जो परपरागण है वो नहीं हो पाएगा। तो इस विशेष समय का विशेष ध्यान रखें कि किस समय जो है कीड़े कम हैं उस समय इन दवाओं का उपयोग करें, जिससे कि जो नुकसान देने वाले कीट हैं वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाएँ। इसमें जो लगने वाला कीड़ा है वो लाल रंग का होता है और इसमें सेविन डस्ट का प्रयोग करके इस कीड़े का जो है वो नियंत्रण किया जा सकता है। और इसमें ये विशेष ध्यान रखें कि बीमारियों में इसमें एक तो डाउनी मिल्ड्यू आती है और वायरस के भी प्रकोप होता है। तो जहाँ पे भी इस तरह की पत्तियाँ आपको दिखती हैं जो वायरस से ग्रसित हैं उनको तोड़ के अलग कर दें। और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप जो है वो कैराथेन का प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी बीमारियों को इसमें नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो सब्जियां हैं ये तुरंत खाने के लिए उपयोग की जाती हैं, तो जब भी किसी कीटनाशक का उपयोग करें तो उसके करीब 7 या 8 दिन बाद इसको खाने में ज़रूर उपयोग लाएं, क्योंकि अगर पहले लाते हैं तो इसमें कीटनाशकों के अंश जो है बचे रह जाते हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर में नुकसान होता है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब भी आप कीटनाशी या दवा का उपयोग करते हैं उसके 7 या 8 दिन बाद फल का बाज़ार में बिक्री के लिए दें, अन्यथा जो आप अपने घर में प्रयोग कर रहे हैं उसका भी प्रयोग आप 7-8 दिन बाद ही करें। किसान भाइयों, अगर आप मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं तो इस समय दूधिया मशरूम का उत्पादन करके कम लागत में अच्छी आय ले सकते हैं। परंतु दूधिया मशरूम उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक है क्या, जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की डॉक्टर गीता शर्मा से। मशरूम उत्पादन के विषय में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या हम वर्ष भर मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि हाँ। आमतौर पर जो मशरूम मार्केट में मिलता है वह जाड़े की एक फसल है, लेकिन एक मशरूम की प्रजाति ऐसी भी है जिसे मशरूम उत्पादक गर्मी के मौसम में या तापमान जब 30 से 35 अथवा 40 डिग्री तक पहुंच जाता है तब भी मशरूम की खेती आसानी से की जा सकती है। यह प्रजाति है दूधिया मशरूम अथवा कैलोसाइबी इंडिका। कैलोसाइबी इंडिका मशरूम या दूधिया मशरूम की प्रजाति की खेती करने के लिए
महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी खेती बहुत ही आसान तरीके से की जा सकती है। किसी भी कृषि अवशेष का भूसा लेकर के खेती की जा सकती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो कृषि अवशेष का भूसा लिया जा रहा है वह लिग्निन और सेल्यूलोज से भरपूर हो तथा बारिश में भीगा हुआ ना हो। इस प्रकार से भूसे का चयन करने के पश्चात उसको गर्म पानी में उपचार द्वारा अथवा एक बड़े टैंक में कुछ दवाइयां फॉर्मेलिन एवं बेविस्टिन मिला करके 16 से 18 घंटे तक भिगाया जाता है और उसके पश्चात उसे टैंक में से बाहर निकालकर पक्के सीमेंटेड प्लेटफॉर्म पर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि ज्यादा पानी जो है भूसे का वो निकल जाए। इसके पश्चात 4 से 5% गीले भूसे की दर से इसमें बीज मिलाया जाता है। बीज मिलाने के उपरांत पॉलीथीन के थैलों में बीज मिलाया हुआ भूसा भर दिया जाता है तथा ऊपर से पॉलीथीन का मुंह मोड़ कर फसल कक्ष में बैग्स को रख दिया जाता है। फसल कक्ष में बैग को रखने के पश्चात कमरे में का तापमान 30 से 35 डिग्री के मध्य तथा वातावरण की नमी 80 से 85% तक मेंटेन करी जाती है। इस दौरान फसल कक्ष में लगभग अंधेरा रखा जाता है। लगभग 20 से 25 दिन में जब मशरूम का कवक जाल अच्छी तरह से फैल जाता है बैग में, तो एक सफेद कलर की फफूंदी बैग के बाहर से तथा बैग की ऊपरी सतह पर दिखाई देने लगती है। अब इस अवस्था में बैग को केसिंग मिश्रण लगाने हेतु उपयुक्त अवस्था समझी जाती है। केसिंग मिश्रण एक प्रकार की दोमट मिट्टी तथा बालू को मिलाकर तैयार किया गया मिश्रण होता है। केसिंग मिट्टी को 2% फॉर्मेलिन द्वारा 24 से 48 घंटे तक उपचारित करने के पश्चात बैग की सतह पर कवक जाल फैली हुई सतह पर लगाया जाता है तथा 2 से 3 सेंटीमीटर केसिंग मिट्टी या आवरण मृदा उसके ऊपर बिछा दी जाती है। केसिंग मृदा बिछाने के बाद बैग कमरे के अंदर प्रतिदिन 2 से 3 घंटे लाइट की आवश्यकता होती है तथा बैग के ऊपर पानी का स्प्रे किया जाता है और केसिंग मृदा लगाने के 8 से 10 दिन पश्चात छोटे छोटे मशरूम पिन हेड निकलना दिखाई देते हैं, जो कि अगले 4 से 5 दिनों में तोड़ने योग्य हो जाते हैं। तोड़ने योग्य अवस्था का अनुमान इस तरह लगाया जाता है कि जब मशरूम की टोपी 4 से 5 सेंटीमीटर डायामीटर की हो जाए तो उसको एक अंगूठे तथा उंगलियों की सहायता से घुमाकर तोड़ लिया जाता है। मशरूम फल के निचले हिस्से में लगी हुई मिट्टी को तेज चाकू की सहायता से काट दिया जाता है और उसके बाद उनको पॉलीथीन के थैलों में पैकिंग करने के लिए वे बाजार में भेजने योग्य तैयार हो जाते हैं।